वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10 के इस पेपर को लेकर के, जो कि 2024 का पेपर है। जिस बच्चों को सॉल्यूशन करना है वो वीडियो में बन सकते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी इसकी वीडियो के साथ जुड़ सकें और इस पेपर को पूरा समझ सकें। क्योंकि 24 फरवरी को आपका जो पहला प्रश्न पत्र है वो है हिंदी का। तो हिंदी में कुछ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आइडिया बहुत सारे बच्चों को है कि कैसे क्या करना है, लेकिन हो सकता है कि इस पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर फंस सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, इसकी कोडिंग जो है, ये कोडिंग इसकी है 801 HI कोडिंग का पेपर है। इस पर अभी नाम और अनुक्रमांक नहीं लिखा गया है, लेकिन आप अपने बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे अनुक्रमांक अपना डाल सकते हैं, ताकि आपकी कॉपी आपके पास ही रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से आपको निर्देश दिया जाएगा। 3 घंटे समय 15 मिनट दिया गया है। आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ और खंड ब में विभक्त है। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये पेपर 2 खंडों में दिया गया है। तो आइए मैं बिना देर के इसको शुरू करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे दिया गया OMR आपको मिलेगा। OMR पे इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसके निर्देश के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बात मुद्दे की आती है क्वेश्चन पे। तो आइए मैं क्वेश्चन को ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, बोला जा रहा है बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है और इसमें टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, कौन है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है उपेंद्र नाथ अस्क हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है। तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तीसरा ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही वाला विकल्प है वो आपका सही होगा हरिकृष्ण प्रेमी। यानी कि रक्षाबंधन नाटक के जो नाटककार है वो है हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी है? इन 4 रचनाओं में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पहला ऑप्शन दिया है संस्कृत के 4 अध्याय, एंड बी वाला ऑप्शन दिया है साहित्य और कला, सी वाला ऑप्शन दिया है अनंत आकाश, और डी वाला ऑप्शन दिया है इंद्रजाल। तो इन सभी उत्तर में से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा संस्कृत के 4 अध्याय। ये संस्कृत के 4 अध्याय जो है यह दिनकर जी की रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चा, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। 4 ऑप्शन दिया गया है, कमलेश्वर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अज्ञेय जी हैं, नरेश मेहता हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलाल शुक्ल होगा। अब इसी तरह चलते चलते मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है उसको भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद युग। यानी शुक्ल युग को अन्य नाम से जाना जाता है तो छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग का, छायावादी युग का, द्विवेदी युग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंदु युग का, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आगे देखिए 6 वाले में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न 6वें में, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला है केशवदास, अगला ऑप्शन है बी वाला देव हैं, और सी वाला ऑप्शन है पद्माकर हैं, एंड अगला ऑप्शन डी वाला है मतिराम है। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? ये भाव विलास के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देव वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, बी वाला ऑप्शन है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, और सी वाला ऑप्शन है प्राकृतिक वर्णन,
और डी वाला ऑप्शन है आश्रयदाताओं का की प्रशंसा। तो इस सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा ये कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से आपका होगा रूढ़ियों, यानी ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें के पास। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? ऑप्शन है 1, 5, 3, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं स्वीकार की गई है। आपका 9वां प्रश्न है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, काम धर्मवीर भारती। तो इन सब में से जो सही उत्तर होगा 9वें का, यानी जौहर जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब 10वें का क्या है? चिदंबरा के रचनाकार कौन है? चिदंबरा जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा किसकी रचना है जरा बताइए? तो चिदंबरा है आपका सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। उसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि पुनी पुनी मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हर गण मुस्काही। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है। तो इन चारों रस में से कौन सा रस है? तो इसमें आपका जो रस होगा वो कौन सा रस होगा? वो होगा हास्य रस, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12वां वाला। आहुति सी गिरी क्या है? आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका पहला है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा, ये सही विकल्प आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है? चौपाई होता है, रोला होता है, सोरठा होता है, और बरवय होता है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो सोरठा है ये ठीक उल्टा होता है किसका? दोहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 14 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अ है, अन है, अनु है, रूप है। तो अनु उपसर्ग का मतलब होता है जो वाक्य यानी जो शब्द के पहले लग करके शब्द के मान को मतलब शब्द को बदल देता है। तो इसमें जो आप लगाएंगे न तो अ होगा, न तो अन होगा, न तो रूप होगा, न ही अनु होगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है ये अनु उपसर्ग लगा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है 15वां वाला, रामकृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो इन सभी में जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये देखिए प्रश्न संख्या 16 देखिए, वायु समीर बयार पर्याय है, यानी कि वायु समीर और बयार ये किसकी पर्यायवाची शब्द है? आपको लगेगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य में सूर्य का है, या फिर तारे का है, हवा का है, बादल का है। तो बेटा ये जो वायु है, समीर है, बयार है, ये सभी जो पर्यायवाची है वो है हवा का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। संदेह पूर्वक कथन को कहते हैं। संदेह पूर्वक कथन को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, साधारण में स्वीकार किया जाएगा बातों को, तो ये साधारण हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न करने की सवाल, अगर किसी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है तो प्रश्नवाचक होता है। लेकिन अगर नकारात्मक मतलब किसी नई शब्द की भाव प्रकट हो तो आपका नकारात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे संदेह है और संदेहात्मक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखूँगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका मुझे कमेंट करके बताइए। और 20वां क्वेश्चन इसी के साथ दिया है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आसपास, ये क्या होगा, ये सही उत्तर होगा। चलिए बेटा, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे एक आपको निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही आपको एक गद्यांश दे देगा और ये 6 नंबर का टोटल होगा बेटा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। और इसी के साथ इसी गद्यांश से आपको प्रश्न पूछेगा, कगो 3 गो। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 4, 6, 2 नंबर का तीनों क्वेश्चन होगा। तो आपको ये करना होगा। तो यदि आप गद्यांश को अच्छे से तैयार नहीं किए तो कर लीजिएगा। और नीचे भी देखिए, ये भी दिया है, 2 गद्यांश आपको दे रखा है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है पहचानना कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये कौन से चैप्टर का है। जैसे मैं बात करूँ अथवा वाले की, तो ये किस चैप्टर का है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको 2-4 लाइन पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा कि ये कौन से अध्याय से लिया गया है। जैसे मैं बात करूं, उपर्युक्त गद्यांश में पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश का जो लेखक है वो कौन है? इस गद्यांश का लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, और एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप इस जो रेखांकित किया गया इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से अपने भाषा में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आपका नंबर जुड़ सकता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का तात्पर्य शब्द स्पष्ट है। यानी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको बता दूं, दूर की ढोल सुहाने का मतलब यह तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ दूर से बहुत अच्छी लगती है जब पास में जाते हैं। जिस तरह ढोल दूर से बजता है तो बहुत सुहावन सा लगता है, लेकिन पास जाते हैं तो लगता है शोर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब कोई चीज़ें दूर रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब कोई पास चीज़ आ जाता है तो वो अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो उसी को बोला जा रहा है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। चलिए, इसी के साथ ये तो गद्यांश का प्रश्न था 6 नंबर का। अब हम पद्यांश की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ पद्यांश दे रखा है जिसका व्याख्या मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसमें 2 तरह के पद्यांश दिए जाएंगे। एक को अथवा में दिया जाएगा, आपको दोनों में से कोई पद्यांश अगर आएगा तो उसका सही उत्तर आप उसको लिखिएगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे दिया है, चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाही। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह, पहले बात ये करेंगे कि ये किस अध्याय से है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है ना, कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ का मतलब ये होता है कि जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से किस चैप्टर से लिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका जो कवि है उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सूरदास जी द्वारा ये रचित है और इसका पद नामक पाठ से लिया गया है, जो भी है। अब इसका लिखने के बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, ये दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जा की कृपा पंगु गिर लंघै, तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया, तो इसका अर्थ आप लिखिएगा। कह रहा है कि जा की कृपा पंगु गिर लंघै, तो कहते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है।
बहिरव सुनय, बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी है वो क्या होता है, छत्र मतलब मुकुट धारण करके चलने लगता है, यानी सोने का मुकुट धारण कर लेता है जिसकी कृपा से। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा रहा है कि बार बार बंधव तिपाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एकदम लल्लन टाप का क्वेश्चन है बेटा, 6 नंबर जाना नहीं चाहिए। तो 3 क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जिसको पहला वाला नहीं आएगा वो अथवा वाले को हाथ लगा के कर सकता है पूरा, ठीक है। अथवा में भी दिया गया है। क्या है, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो क्या है, छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। उपर्युक्त में कौन सा, ये किस चैप्टर से लिया गया है, आप इसको बिल्कुल इसी की तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न पूछा गया है। और तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। इसमें वाराणसी चैप्टर से दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। वाराणसी प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। तो ये कहने का मतलब जो वाराणसी चैप्टर है उसका दिया गया है, ये आपका गद्यांश टाइप का। आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके लिखना है और इसका टोटल 5 नंबर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा एक श्लोक भी दिया जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न चौथा देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेम तनुषे चेत। हाँ, और क्या कर रहा है, विश्व मिथुन्यम कुलव्रतम पालयति कह। 5 नंबर का है। तो कह रहा है कि हे नील क्षीर विवेके हंसालस्य, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी में अंतर करने में आलस करोगे तो कौन व्यक्ति अपने कुल व्रतों का पालन करेगा। पूरे का अर्थ लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अथवा वाला भी दिया गया है। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सत आतुरस्य भीषणम भीषक मित्रदानम मित्रम मजसेत। तो कह रहा है कि सार्थ प्रवसतो मित्रम, साथ में जाने वाले, यानी कि यदि ये प्रबुद्धो ग्रामीणों से लिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो कह रहा है कि शहर में जाने वाले लोगों का साथी कौन होता है और घर पे रहने वाले की साथी कौन होता है। तो कह रहा है कि प्रवस्तो सार्थ, जो शहर में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, उनका साथी कौन होता है, जो उनके साथ यात्रा में जा रहे होते हैं उनका साथी वही होते हैं। और घर में रहने वाले का साथी कौन होता है, पत्नी, भार्या माने पत्नी, ठीक है। उनके मित्र कौन होती है, घर पे रहने वाले का मित्र कौन होता है, भार्या माने पत्नी, ठीक है। तो ये आपका उस चैप्टर से दिया गया, आप इसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे खंड काव्य के आधार पे आपको लिखना है मुक्ति दूत खंड काव्य, और यहाँ पे ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट और अग्र पूजा। अलग 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 जिला में अलग अलग खंड काव्य आता है। तो जिसको जो खंड काव्य जिस जिला में आता होगा वो अपना लिख सकता है। हमारे बनारस जिला में आता है तुमुल खंड काव्य। तो यहाँ पे तुमुल खंड काव्य को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो तुमुल खंड काव्य में क्या लिखा गया है बेटा, तुमुल खंड काव्य में लिखा गया है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चरित्र चित्रण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा दिया है तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप। किसी एक सर्ग का, कोई भी अपने मन से जो सर्ग आपको याद हो आप उसका संक्षेप में कथा वस्तु लिख सकते हैं, या फिर लक्ष्मण का चलचित्र लिखिएगा, ठीक है। ये आपको तुमुल खंड काव्य के दौरान दिया गया है। इसी के साथ बेटा चर्चा करेंगे हम जीवन परिचय को लेकर के, जो कि 5 नंबर का आता है। कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 3 लेखक में से कोई एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी कीजिए, जिसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ। उसी तरह इसमें एक प्रश्न और पूछता है
क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, रस्तखान, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। इन चारों में से किसी का भी आप एक लोग का जीवन परिचय लिख करके उसकी एक रचना का उल्लेख कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, और इसमें देखिए 17वें प्रश्न में, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप एक अपने तरीके से तैयार कर लीजिएगा श्लोक, 2 नंबर मिल जाएगा, 2 लाइन का रहेगा, और आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आगे बोला जाए कि वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए लेटर लिखने के लिए भी आया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे या तो ये लिख लीजिए या तो फिर लिखिए, अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे संस्कृत में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सुवर्ण से किम कह रहा है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, कह रहा है सुवर्ण से किम मुख्य दुखम, सोने को सबसे ज़्यादा किस बात का दुख होता है। कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति से क्या बढ़ता है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। अरुड़ी कह आसीत, चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत। तो ये सारा प्रश्न आप करते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है बेटा, तो इसमें से करना सिर्फ 2 ही है ना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 ही करना है। जो आपको अच्छे से आ रहा हो आप उसको कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप लोग कर ही लेंगे, आपसे फंसना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो बच्चा, इसमें 10वें प्रश्न बोला जाए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों के टॉपिक पर एक निबंध तैयार करना है जिसको पूरा नंबर 7 नंबर दिया जाएगा। अच्छे से निबंध लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी पेपर समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस बात पे कोई चर्चा करनी है, कोई डाउट है कि सर किसका जीवन परिचय याद करें, किसका जीवन परिचय याद नहीं करें जो कि पेपर में आ जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर देते समय आप ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले आपके पेपर का सॉल्यूशन करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपको कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी आने वाले परीक्षा प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।